नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल आंसर देखो पर। देखिए, राजस्थान पुलिस मॉक टेस्ट फिफ्थ हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इससे पहले हमने राजस्थान पुलिस के मॉक टेस्ट हमने 4 डाल चुके हैं, जो भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। देखिए, यहाँ हमने 150 क्वेश्चंस जो बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न वाइज लिए हैं, जिसमें आपके 25 क्वेश्चंस तक कंप्यूटर है, 25 के बाद में 26 से लेकर आपके 60 तक क्वेश्चन रीजनिंग के हैं, 61 से लेकर 95 तक क्वेश्चन आपके इंडियन जीके से रिलेटेड है, जिसमें साइंस भी है, जनरल साइंस भी है, आपकी करंट जीके भी है। और फिर 96 से लेकर आपके 40 तक 140 तक आपके जो क्वेश्चंस हैं वो सारे राजस्थान जीके के हैं। और उसके बाद में आपके जो 10 क्वेश्चन हैं वो आपके महिला व बाल अपराध से संबंधित क्वेश्चन है। ये बिल्कुल आपके एग्जाम के पैटर्न वाइज है। और इन 150 क्वेश्चंस में से आपको कितने क्वेश्चंस आते हैं आप जरूर हमें बताएं। और साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। हमारा टेलीग्राम चैनल आंसर देखो है, उसे भी आप ज्वाइन करें, ताकि आपको इन मॉक टेस्ट की जो पीडीएफ फाइल है वो आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का की जो पुस्तक है सोल ऑफ द मशीन, कंप्यूटर की जो पुस्तक है सोल ऑफ द मशीन, लिखने वाले जो टेसी किडर जो इसके लेखक हैं, उनको किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। देखिए, लेखक जो टेसी किडर है, इनका जो अवार्ड दिया गया था वो पुलित्जर अवार्ड दिया गया था। किस बुक के लिए दिया गया था? सोल ऑफ द मशीन के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पुलित्जर अवार्ड। अगला प्रश्न है आपका, पहला सुपर कंप्यूटर क्रे वन किस देश की रिसर्च कंपनी ने बनाया था। देखिए, क्रे रिसर्च इनका जो कंपनी है, ये कंपनी है आपकी अमेरिका की, जो कि 1976 में इन्होंने क्रे वन रिसर्च जो सुपर कंप्यूटर बना दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कंप्यूटर एक सेकंड में शतरंज की 20 करोड़ चाल सोच सकता है। देखिए, एक सेकंड में 20 करोड़ चाल जो सोचने वाला कंप्यूटर है वो है डीप ब्लू कंप्यूटर। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। और डीप ब्लू कंप्यूटर इसी कंप्यूटर ने जो वर्ल्ड चैंपियन रहे हैं गेरी कास्पुराव को इन्होंने हराया है। इस कंप्यूटर ने गेरी पास कास्पुराव को, ये वर्ल्ड चैंपियन थे शतरंज के। तो इनका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये गेरी कास्परॉव का, इस बारे में आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, कि इनको डीप ब्लू कंप्यूटर ने किसको हराया था, वर्ल्ड चैंपियन थे गेरी कास्परॉव। अगला प्रश्न है आपका, जेपीईजी का पूरा रूप क्या है। देखिए, जेपीईजी आपने देखा होगा, इमेज होती है, इमेज के पीछे की साइड जो फॉर्मेट होता है वो, उसमें एक्सटेंशन जो होता है वो डॉट जेपीईजी होता है। डॉट जेपीईजी की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है जे फॉर ज्वाइंट, जे फॉर ज्वाइंट, पी फॉर होता है आपका फोटो, ई फॉर होता है आपका एक्सपर्ट, और जी फॉर होता है ग्रुप। तो जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जॉइंट फोटो एक्सपर्ट ग्रुप। अगला प्रश्न है, दस्तावेज को बंद करने के लिए शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। देखिए, शॉर्टकट कुंजी जो उपयोग में ली जाती है वो होती है CTRL प्लस डब्ल्यू। तो ये कुंजी जो होती है ये शॉर्टकट कुंजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है आपका, अक्षरों तथा चिन्हों को बाइटों में स्टोर करने की जो विधि को होती है उसको क्या कहा जाता है। देखिए, जो अक्षर और चिन्हों को जो बाइटों में स्टोर करते हैं इसको कहते हैं कोडिंग सिस्टम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कोडिंग सिस्टम। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की असेंबली भाषा में लिखे गए प्रोग्राम को मशीनी भाषा में बदलने के काम करता है। देखिए, मशीनी भाषा में बदलने के लिए जो काम करता है वो असेंबलर होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, असेंबलर। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, वेब पेज का एक वर्ड जिसे क्लिक करने पर दूसरा डॉक्यूमेंट खुलता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, आपने कुछ देखे होंगे, जो वेब पेज जब अपन खोलते हैं तो उनमें एक वर्ड होता है जिसपे हर एक एक लाइन लिखी रहती है, उस पर हम अगर क्लिक करते हैं तो वो दूसरे पेज पर ले जाता है हमें। तो उस वर्ड, उस जो जो लाइन को हम बोलते हैं, जो जो अल्फाबेट्स जो लिखे रहते हैं, वर्ड जो लिखे रहते हैं, जो दूसरे पेज पर हमें ले जा रहे हैं, उसको हम कहते हैं हाइपर लिंक। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हाइपर लिंक। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला है, जो डिवाइस दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, जो डिवाइस जो होता है वो दो या दो से अधिक नेटवर्कों को जोड़ता है तो उसको हम कहते हैं गेटवे। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन, गेटवे। देखिए, अगला प्रश्न है, ओआरजी का संबंध किस क्षेत्र में। देखिए, आपने कुछ साइट देखे होंगे, उनके पीछे की साइड में ओआरजी लिखा रहता है। तो ये जो ओआरजी जो होता है ये होता है ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, संगठन। अगला प्रश्न है आपका, इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल क्या है। जो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है वो टीसीपी आईपी होता है, TCP/IP। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, TCP IP। देखिए, अगला प्रश्न है, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को क्या कहते हैं। स्टोरेज डिवाइस के जो मेन फोल्डर को कहते हैं हम रूट डायरेक्टरी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को कहा जाता है रूट डायरेक्टरी। अगला प्रश्न देखते हैं,
अगला है आपका एक्सेल में किस विकल्प के प्रयोग से चार्ट बनाए जा सकते हैं। देखिए एक्सेल में जब हम चार्ट बनाते हैं तो हम जो एक विकल्प होता है चार्ट विज़ार्ड करके, तो उससे हम क्या कर सकते हैं, चार्ट बना सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, चार्ट विज़ार्ड। एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। देखिए आपने कुछ वर्ड देखे होंगे जब एमएस वर्ड जब हम काम कर रहे होते हैं, और जैसे हमने स्मॉल में स्पेलिंग अगर एस एम ए डबल एल की जगह हमने केवल एस एम डबल एल लिख दिया, तो यहाँ स्पेलिंग मिस्टेक है, तो इसके नीचे एक लाल लहर सी दिखेगी। तो इसमें अगर ए लगाते ही लाल लहर हट जाती है, तो इसका मतलब हो गया है कि स्पेलिंग में जो त्रुटि होती है उसको बताने के लिए होता है, तो नीचे लाल लहर। देखिए अगला प्रश्न है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल लहर का निशान क्या दर्शाता है। मान के चले हम कोई अगर स्पेलिंग लिखते हैं, जैसे एस एम डबल एल लिख दिया और ये स्मॉल की स्पेलिंग होती है एस एम ए डबल एल, तो यहाँ हमें लाल लहर नजर आएगी एमएस वर्ड के अंदर। तो ये है स्पेलिंग मिस्टेक, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। स्पेलिंग त्रुटि को दिखाने के लिए ये लाल लहर आती है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है बाइनरी कोड में संख्या 7 लिखी जाती है, 7 को किस तरीके से लिखा जाएगा, इसके बारे में पूछा जा रहा है कि 7 को बाइनरी संख्या में कैसे लिखा जाए। तो 7 में भाग लगाए हम 2 का, तो 2 का भाग लगाते हैं तो 2 तिया 6, 1 से बचेगा, 1 ऊपर लिख दिया, फिर 2 का भाग लगाया, 1 बार जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 111। ये आपका, तो इसको आप देख सकते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। और अगर इसको चेक करना है तो आप 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 0, और 2 का मल्टीप्लाई यहाँ पर 1, 2 की पावर 1 और यहाँ पर 2 की पावर 2, तो आप इसको देख सकते हैं 2 दूनी 4, और ये 4 हो जाएगा और 2, और यहाँ हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा इसकी अगर जोड़ते हैं तो 7। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर है, विश्व का सबसे तेज कंप्यूटर जो है वो T3A है, तेहान 3A, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका कॉर्टोना नाम एक चरित्र के नाम पर रखा गया है जो निम्न वीडियो गेम श्रृंखला में है। तो देखिए इसका आंसर होगा आपका हेलो। ये जो वीडियो गेम श्रृंखला जो है वो हेलो है, तो इसका आंसर हो जाएगा HALO, बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय प्रबंधक सॉफ्टवेयर है, पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर आपको बताना है इनमें से कौन सा है। तो ई प्रिंटर्स, लाइनेक्स और लिवलिस, तो डी ऑप्शन है आपका जुमला। तो जुमला जो है एक पुस्तकालय प्रबंधन सॉफ्टवेयर है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है कंप्यूटर इतिहास के पहले प्रोग्रामर का नाम था, पहले जो प्रोग्रामर थे वो एडा लवलेस थे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, एडा लवलेस। अगला प्रश्न है आपका विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस किस दिन को मनाया जाता है। देखिए विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है 2 दिसंबर को, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कंप्यूटर के एक्सेल में कोई भी फॉर्मूला सदैव निम्नलिखित से शुरू होता है। आपको बताना है कि जो भी फॉर्मूला हम लिखते हैं तो वो किस से स्टार्टिंग होती है, तो वो प्रतिशत, जोड़, बराबर या बाकी। तो ये बराबर के सिंबल से होता है, तो इस तरीके का सिंबल होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, बराबर। अगला प्रश्न है आपका पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया था। देखिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जो बनाया था वो जेरोक्स कंपनी ने बनाया था पहला, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, जेरोक्स। अगला है आपका लेजर प्रिंटर में किस चीज का उपयोग किया जाता है। देखिए लेजर प्रिंटर के अंदर प्रकाश विधि ड्रम का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डेटा भेजने के लिए कौन सा डेटा संचार प्रयुक्त किया जाता है। तो जो डेटा संचार को एक ही समय में दोनों दिशाओं में भेजना, यानी कि आप रिसीव भी कर रहे हैं और भेज भी रहे हैं, तो दोनों दिशाओं में भेजने के लिए जो डेटा अगर भेजा जो किया जाता है, संचार प्रयुक्त किया जाता है, वो था फुल डुप्लेक्स, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फुल डुप्लेक्स। अगला प्रश्न है आपका अगला प्रोग्राम में त्रुटि जिससे गलत या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं उसे कहते हैं। देखिए अगर किसी भी प्रोग्राम में अगर त्रुटि हो जाती है या अनुपयुक्त परिणाम उत्पन्न होते हैं तो उसको कहते हैं बग, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बग। अगला प्रश्न देखते हैं आपका दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, ताकि आपको आगामी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें। देखिए अगला है आपका रीजनिंग का प्रश्न है। अब यहाँ से आपको रीजनिंग के क्वेश्चंस मिलेंगे। यदि आज रविवार है तो आज के बाद 59वां दिन कौन सा होगा। तो देखिए 59वां दिन आपसे पूछा जा रहा है, तो 59 में आप 7 का भाग लगा दीजिए, सप्ताह निकाल दीजिए, शेष बचेगा आपका 3, 7 × 56 और 3 शेष बचेगा, शेष 3 है। जब आप आगे की डेट में जा रहे हैं तो रविवार को हम 1 + 3, तो 3 का मतलब हो गया 4 और 4 का मतलब हो गया बुधवार, तो इसका आंसर हो जाएगा बुधवार। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा इसका। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है एक आदमी ने एक महिला से कहा आपकी माताजी के पति की बहन मेरी बुआ है, महिला का उस आदमी से क्या संबंध है। देखिए एक महिला है,
महिला है और ये बोल रही है एक महिला है और एक आदमी है। तो एक आदमी और एक महिला अगर बात करें तो ये आदमी है, ठीक है, प्लस पुरुष के लिए और माइनस महिला के लिए। अब एक आदमी ने एक महिला से कहा, इस महिला से कहा रहा है कि आपकी माताजी के पति, तो इसकी माताजी बना दी और इसके पति। और अगर ये बात कर रहे हैं कि पति की बहन मेरी बुआ है, इसकी बहन अगर बना देते हैं, पति की बहन बना दी, तो आपकी माताजी, आपकी ये हो गई आपकी, ठीक है, आपकी। और फिर इनकी जो पिताजी है इनकी माताजी हो गई और इनके पति की बहन मेरी बुआ है। तो इसका मतलब ये हो गया दोनों आपस में कौन होंगे, भाई बहन होंगे। तो इसका संबंध हो जाएगा, उस आदमी से क्या संबंध है, उस महिला का आदमी से क्या संबंध है, बहन के रूप में। तो इसका सी आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा, सी आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, सुबह के समय राम अपने घर से आ रहा था, उसने किसी रिपोर्टर को जो उसके सामने से आ रहा है कि छाया उसके दाएं पड़ रही है, तो राम किस दिशा में जा रहा है। देखिए अगर सुबह का वक्त है तो मान लेते हैं ये पूरब में है, आपका सूरज है और इस तरीके से पूरब दिशा में सूरज है, दो आदमी हैं वो इस तरीके से जा रहे हैं और आ रहे हैं एक दूसरे के आमने सामने। अब ये बोल रहा है कि राम अपने घर से आ रहा था, तो इनकी अगर परछाई के बारे में बात करें तो इनकी परछाई इस तरीके से बनेंगी, दोनों की परछाइयाँ। इस व्यक्ति के दाएं हाथ पर परछाई बनेगी और इस व्यक्ति के बाएं हाथ पर परछाई बनेगी, ठीक है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि राम जो है, राम ने देखा कि रिपोर्टर की जो परछाई बन रही है वो उसके दाएं हाथ पर बन रही है, तो यानी कि दाएं हाथ पर बन रही है, रिपोर्टर तो यहाँ हो जाएगा और राम यहाँ हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कि जो राम है वो किस दिशा में जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, दक्षिण दिशा में जा रहा है, क्योंकि ये व्यक्ति इधर जा रहा होगा, इसकी परछाई दाएं बन रही है और राम की जो रिपोर्टर की परछाई है वो इस राम के दाएं ओर बन रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, तो प्रॉपर्टी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने वर्णमाला में होते हैं, वर्ण अक्षरों में होते हैं। तो इसका मतलब है आपका ये बोल रहा है प्रॉपर्टी की बात कर रहा है, तो प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। तो हम अगर वर्णमाला में उतने ही शब्द हों जितने की इन अक्षरों के बीच में है, तो अगर शब्द युग्म के बारे में बात कर रहे हैं तो यहाँ से आप देख सकते हैं पी है, पी के बाद में क्यू आर नहीं बन रहा है। इस तरीके से अगर आपको देखो इस तरीके से लिख सकते हैं प्रॉपर्टी। अब देखिए आप यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पी क्यू आर नहीं बनेगा, फिर इस तरीके से नहीं बन रहा, आगे की साइड जाएंगे एस टी यू वी डब्ल्यू नहीं बन रहा, आर से इधर की साइड जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि आर से पीछे का है, पी है तो नहीं बनेगा कोई भी शब्द युग्म। अब यहाँ से देखते हैं आर है, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स नहीं बनेगा। ओ से चलते हैं, ओ है ओपी, तो एक आपका बन गया ओपी। फिर ओ के बाद में ओ पी क्यू और आर, एक बन जाएगा आपका ओ और आर, ठीक है। और इधर की साइड से चलते हैं, आगे की चलते हैं, इस तरफ देखते हैं ओ पी, इस तरीके यहाँ नहीं बनेगा। फिर इस तरीके से देखते हैं आप ओ पी क्यू आर एस टी नहीं बनेगा। फिर पी से चलते हैं, पी से पी क्यू और ये आर, तो पी आर बन जाएगा एक। और इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ भी बन जाएगा पी आर। आगे देखते हैं ई के आगे की कोई भी अल्फाबेट इसके नजदीकी अल्फाबेट नहीं है तो इसे आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। आर से देख सकते हैं, आर के आगे का कोई अल्फाबेट नहीं नजर आ रहा है, इस तरफ बीच में एस होता तो बनता आपका शब्दयुग्म। तो इसीलिए चार शब्दयुग्म बनेंगे, ओपी ओ आर पी आर और पी आर, पी आर, ठीक है। तो ये आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, फेथ को के ई एल वी आई, तो एफ ए आई टी एच इस तरीके से लिखा हुआ है, इसको लिखा हुआ है के ई एल वी आई। तो आप यहाँ देख सकते हैं एफ का मतलब होता है आप एफ में आपने कितने जोड़े, 5, क्योंकि 6 और ये 5, एफ का नंबर 6 होता है, ये 11 होता है, तो 6 + 5 करेंगे तो 11 हो जाएगा। ए में 4 जोड़े हैं, आई में एल, तो इसमें 3 जोड़े हैं क्योंकि आई का नंबर होता है 9, एल का नंबर होता है 12। टी में आपने जोड़े हैं 2 और एच में जोड़ा है 1। तो इसी तरीके से यहाँ पर भी हम जोड़ सकते हैं, तो सी में 5 जोड़ देते हैं, सी का नंबर होता है 3, ये हो जाएगा एच। एल में अगर 4 जोड़े हैं तो ये 12 और 4 16 पी हो जाएगा। ओ में अगर 3 जोड़ते हैं, 15 और 3 18 आर हो जाएगा। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एच पी आर डब्ल्यू ई बन जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। मैंने आगे इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि एच पी आर के एक ही ऑप्शन अपने पास में, तो इसीलिए डब्ल्यू ई आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, मतलब प्रथम अर्धांश का मतलब होता है ए से लेकर आपका एम तक का प्रथम अर्धांश होता है, ठीक है। इसको विपरीत क्रम में लिखने का मतलब हो गया आपका कि आप एम से स्टार्ट करेंगे और ए पे खत्म हो जाएंगे प्रथम अर्धांश, फिर उसके बाद में एन और जे जेड पूरा पूरा वैसे ही चलेगा। अब ये कह रहा है विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं सिरे से, तो बाएं सिरे से इस तरीके से, बाएं सिरे से 15वें अक्षर, मतलब आप 15वें अक्षर तक जाएंगे और उसके बाद में पीछे की साइड आप वापस लौट के आ रहे हैं कि बाएं, तो बाएं लौट के आएंगे आप और 8वें अक्षर, तो 15 - 8 कर दीजिए,
मतलब हो गया आपका 7। और ठीक मध्य की अगर बात करें तो देखिए 7वां अक्षर अल्फाबेट होता है जी, जो कि बिल्कुल ठीक मध्य में होता है, चाहे आप इधर से चले जाएं चाहे उधर से चले जाएं, जी बिल्कुल ठीक मध्य में आता है, क्योंकि प्रथम अर्धांश में 13 अल्फाबेट होते हैं। तो 6 अल्फाबेट इस तरफ, 6 अल्फाबेट इस तरफ, 7वें नंबर का अल्फाबेट यहाँ होगा, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा जी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि दिसंबर 17 दिसंबर 1899 शनिवार था तो दिसंबर 22 1901 को कौन सा दिन होगा? देखिए इसको तरीके करने के दो तरीके हैं। तो एक तो सिंपल तरीका है कि 17 प्लस दिसंबर का कोड लिख दीजिए, प्लस आपका शताब्दी चल रही है 1800, तो इसका कोड आ जाएगा 2 1800 का, 99 साल 99, और लीप ईयर की संख्या हो जाएगी आपकी 24। 7 से डिवाइड करना है आपको, तो यहाँ आप देख सकते हैं 24 और 36 और आप इसको जोड़ेंगे तो आपका शेष जो बचेगा वो देखते हैं शेष कितना बचता है। देखिए इनका टोटल हो जाएगा 148, 7 का भाग लगाएंगे 148, तो शेष बचेगा 1, क्योंकि 1 के सत्ते 147 होता है, तो 1 शेष बचेगा। तो जो वार दिया हुआ है शनिवार, तो आप यहाँ पर तुलना कर सकते हैं। शनिवार दिया हुआ है, वास्तविक वार 1 होना चाहिए, शनिवार 0 दिया हुआ है, वास्तविक तो 1 है और दिया हुआ है आपको 0, तो कितना घटा के लिखा है? -1 करके लिखा है। अब इसी तरीके से 22 दिसंबर की बात करें तो 22 दिसंबर को भी आप निकाल सकते हैं, 22 प्लस 6 प्लस आपका हो जाएगा शताब्दी का कोड 0 हो जाएगा, प्लस 1 हो जाएगा, सेंचुरी आपके लिए लीप ईयर है नहीं है तो 7, तो आप इसको भाग लगाएंगे तो शेष बचेगा 1। इसमें भी आप कितना 1 घटा देंगे, 1 शेष बच रहा है, तो 1 में से 1 घटा दें तो 0, तो इसका मतलब हो जाएगा शनिवार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। लेकिन इसको अगर दूसरे तरीके से करना चाहें तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। देखिए 17 दिसंबर से 17 दिसंबर 1901 तक चले जाते हैं तो आपकी हो जाती है 2 साल, 2 ईयर होती है। 17 दिसंबर से आपके 1899 से 17 दिसंबर आपके 1901 तक अगर जाते हैं तो ये आपकी होती है कितनी? 2 साल। 2 साल ठीक है, 2 ईयर होते हैं। तो इन अगर साल के बारे में बात करते हैं 2 अतिरिक्त दिन होंगे प्लस। अब 17 से 22 दिसंबर जाते हैं तो 17 से 22 दिसंबर तक आप जाओगे, 22 दिसंबर तक, तो आपके जो दिनों की संख्या है वो 5 दिन, तो 5। आप देखिए यहाँ पर 2 और 5 कितना होता है? 7। 7 का पूर्णतः विभाजित है, 0 आगे की साइड अगर आप देखेंगे तो पूर्णतः विभाजित तो नहीं, 0 शेष होगा, और शनिवार में दिए गए बार में 0 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आंसर। इसका आंसर डी ऑप्शन बिल्कुल शनिवार। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला, एक मैदान में कुछ बतख और बकरी हैं, कुछ कुल मिलाकर सिरों की संख्या 77 और आपकी दे रखी 224 पैरों की संख्या है, बतखों की संख्या कितनी होगी? तो आप देखिए इसको क्या करेंगे, मान लेते हैं बतख तो आपकी है x और बकरे हैं आपके y, तो x प्लस वाई सिरों की संख्या, क्योंकि सबका सिर से 1 होता है तो 77 लिख दिया, x प्लस वाई करिए। अब पैरों की संख्या के बारे में बात करें तो बतख के होते हैं 2 पैर और बकरों के होंगे आपके 4 पैर, तो ये हो जाएगा 224। अब आप देखिए इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, इसको बराबर कर देते हैं, 2 का मल्टीप्लाई 2 2, और ये हो जाएगा आपका 154। तो इसको आप जब काटेंगे तो ये हट जाएगा, माइनस का 2y बचेगा, यहाँ आपका 0 और ये हो जाएगा आपका 70। अब जब आप भाग लगाएंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस का बचेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, y बराबर हो जाएगा 35। तो ये आपसे पूछ रहा है बतखों की संख्या कितनी है? बतखों की संख्या, जब बकरे आपके 35 हैं तो आप देख सकते हैं बतखों की संख्या के बारे में बात करें तो आप इसको ये 77 है, तो x प्लस 35 बराबर 77, और इसको घटाएंगे तो आपका हो जाएगा 42, x का वैल्यू आ जाएगी 42, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 42। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी और अगले वर्ष वह घन संख्या में होगी तो किसी मेरी वर्तमान आयु बताइए। तो मेरी वर्तमान आयु आपको बताएं, देखिए ये ऑप्शन से करें तो ज्यादा बेस्ट है। ये बोल रहा है कि पिछले वर्ष मेरी आयु पूर्ण वर्ग संख्या में थी, मान लेते हैं, देखिए यहाँ पर ऑप्शन देखते हैं, देखिए 26 दिया हुआ है, इससे पिछले वर्ष वर्तमान आयु पूछ रहा है तो ये सारी वर्तमान आयु होंगी। अगर इससे पिछले वर्ष की बात करें तो ये होगी 25 साल इसकी, और ये होगी इसकी, अगर नेक्स्ट ईयर की बात करें अगले वर्ष घन संख्या में ये बोल रहा है तो ये नेक्स्ट होगी 27। अब देखिए यहाँ 25 अगर देखें तो ये 5 का स्क्वायर है, यहाँ देखें घन तो ये 3 का स्क्वायर है, और बाकी में आपका आंसर बैठेगा नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पिता की वर्तमान आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुनी है। तो देखिए यहाँ फादर है तो यहाँ फादर लिख देता हूँ, यहाँ सन लिख देता हूँ, ठीक है। पिता की आयु अपने पुत्र की वर्तमान आयु की 4 गुना है, तो 4:1 ले लेते हैं। यदि 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले के बारे में बात करें, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो ये 7:1 होगी। अब देखिए इसको आप सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 × 7 - 1, इस तरीके से इसका मल्टीप्लाई और इन दोनों के बीच का अंतर और इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपका हो जाएगा 7 - आपका 4, तो आप ये हो जाएगा 5 × 6 बटा
3 और ये 3 से 2 बार तो ये हो जाएगा 10। अब आप देखिए ये जो वैल्यू आ रही है 10 का मल्टीप्लाई वर्तमान आयु से करेंगे तो 10 इंटू 4 इंटू 10 और ये 1 इंटू 10। तो पिता की उम्र जो वर्तमान उम्र है वो 40 साल होगी और पुत्र की जो वर्तमान उम्र होगी वो 10 साल होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और अगर आप पिछला अगर 5 वर्ष पहले की बात करते हैं तो देखिए 5 वर्ष पहले 40, ये 40 थी वर्तमान, तो 5 वर्ष पहले ये 35 होगी और यहाँ 5 वर्ष पहले कितनी हो जाएगी 5 वर्ष। तो आप देख सकते हैं 7:1 है। बिल्कुल आंसर बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्न में आपको निम्नलिखित प्रतीकों के अनुसार दिए गए विकल्प में से सही उत्तर को चुनना है। माइनस की जगह आपको देना है यहाँ पर इनटू, तो 14 माइनस है तो यहाँ इनटू लगा दीजिए, 10 हो जाएगा। भाग के चिन्ह की जगह ले रखा है कि आपको भाग के अर्थ की जगह लेना है माइनस का चिन्ह, तो माइनस हो जाएगा। फिर यहाँ इनटू जो दे रखा है, इनटू की जगह आपको प्लस लिखना है, प्लस हो जाएगा, यहाँ 16 आ जाएगा और प्लस की जगह आपको लिखना है भाग, तो यहाँ भाग लिखना है। तो सबसे पहले हम भाग वाले वैल्यू को सॉल्व करते हैं, ये 2 हो जाएगा। फिर 14 इंटू 10 140 माइनस, अब 4 2, ठीक है, 4 प्लस का 2, तो यहाँ आप घटाएंगे तो -2, ये हो जाएगा 140, तो ये वैल्यू हो जाएगी 138। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है आपका, यहाँ दी हुई आकृति में सही आकृति कौन सी होगी। 4 आकृतियां दे रखी हैं, इसकी आपको सही आकृति बतानी। देखिए अगर दर्पण प्रतिबिंब होता तो 4 को इस तरीके से ना लिख के ये ऐसे लिखा होता, तो यहाँ पर 4 सब में उल्टा लिखा हुआ है जबकि 4 ऐसे बना हुआ है, तो ये 4 का मतलब हो गया आपका ये जल प्रतिबिंब है, 4 का जल प्रतिबिंब ये होता है, ठीक है। तो ये जल प्रतिबिंब आपको बताने। अब देखिए यहाँ देखिए डी का जल प्रतिबिंब डी के बिल्कुल समान होगा, ठीक है। 6 का अपोजिट हो जाएगा, इस तरीके से 6 का जल प्रतिबिंब बनेगा, ये हो जाएगा डी का। Z है तो Z का जल प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा। 7 है तो 7 का जल प्रतिबिंब बनेगा इस तरीके से। F है तो आपका F जो है वो इस तरीके से बनेगा और 4 है तो ये 4 का प्रतिबिंब इस तरीके से बनेगा। तो ये आप अगर देख सकते हैं वैल्यू आपकी बिल्कुल सही किसमें है, सी ऑप्शन में। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरे नंबर का सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दी गई 4 आकृति में से सही आकृति कौन सी है। आपको आकृतियां बतानी है, कौन सी आकृति बिल्कुल सही होगी। देखिए यहाँ पर पता नहीं चल रहा है कि दर्पण प्रतिबिंब है जल प्रतिबिंब है, आप दोनों तरीके से देख सकते हैं। अगर जल प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो ये, दर्पण प्रतिबिंब के बारे में बात करें तो दर्पण प्रतिबिंब आपका इस तरीके से होना चाहिए, दर्पण प्रतिबिंब ये होगा इसका, और इसमें आपके बीच में ये लाइन है इस तरीके से और ये लाइन जाएगी इस तरीके से और ये त्रिभुज का त्रिभुज बना रहेगा। ये कहीं भी आकृति आपको नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब है ये आपके जल प्रतिबिंब दिए हैं और जल प्रतिबिंब दे रखे हैं। तो आप देखिए चेक कर सकते हैं, ये त्रिभुज जो है ये ट्राइंगल इस तरीके से होगा, नीचे की साइड होना चाहिए ट्राइंगल। तो ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही दिख रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरे नंबर का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दे रखा है, 3 के विपरीत फलक कौन सा होगा। 4 पास, ये पासे का एक ही पासे के 4 डायग्राम दिए हुए हैं, अब आपको बताना है 3 के विपरीत कौन सा होगा। तो हम एक ऐसी आकृति लेते हैं जिसमें 2 वैल्यू कॉमन दिख रही है, 2 और 5 यहाँ है, 2 और 5 यहाँ है, तो 3 के विपरीत पूछ रहा है। 3 के विपरीत सीधा सीधा ये जानते हैं हम कि जब 2 फलक कॉमन हो तो शेष बची हुई सतह आपस में एक दूसरे के अपोजिट होती है। 3 के विपरीत कौन हो जाएगा 4, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 3 के विपरीत 4। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से एक संख्या श्रृंखला दी गई है जिसमें से एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प में से वह सही विकल्प चुनिए जो अनुक्रम को पूरा दर्शाता है। 3 है, फिर 3 का ये लिखा हुआ 9, तो आप ये देख सकते हैं 3 के बाद में 9 है तो 3 का मल्टीप्लाई करते हैं 2 से प्लस 3 करते हैं, फिर ये बनता है 9, और फिर 9 का मल्टीप्लाई 2 से करते हैं और ये 3 लिखते हैं तो ये बन जाता है 21। तो इसी तरीके से एक क्रम अपनाया हुआ, 45 का गुणा मल्टीप्लाई करते हैं 2 से और ये 3 तो 93 हो जाता है, और इसी तरीके से 93 इंटू 2 प्लस आप 3 करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 189। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 189। अगला प्रश्न है आपका, दी गई आकृति के आधार पर विकल्पों में से लुप्त संख्या का पता लगाइए। यहाँ पर आपको बताना है कि यहाँ कौन सी वैल्यू आएगी। देखिए जैसे ये 4 है और 7 और यहाँ 15 लिखा हुआ है तो ये कैसे आया होगा, तो 4 7 प्लस 4 इंटू 2 कर दिया तो ये हो गया 8 और 7, तो ये कितना हो गया आपका 7 और 8 15, ठीक है। इस तरीके से अगर देखें 15 प्लस 7 इंटू 2, तो ये यहाँ पर वैल्यू, पिछली जो वैल्यू है इसमें 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है और अगली वैल्यू में जुड़ता जा रहा है, तो इस तरीके से वैल्यू जुड़ती जा रही है। तो आप देखिए यहाँ हमें देखना है 117 है, 235 प्लस 117 इंटू 2, अगर आप इसको करेंगे तो ये बन जाएगा आपका टोटल 48469, तो 469। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 469। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अर्जुन का मुख दक्षिण की ओर है, वह 45 डिग्री दाएं मुड़ता है और फिर 50 मीटर चलता है। देखिए दक्षिण की ओर जा रहा है ये अर्जुन, ठीक है, और 45 डिग्री दक्षिण की ओर है, मुड़ता है, फिर ये दक्षिण की ओर जा रहा है और 50 मीटर चलता है, दाएं मुड़कर 50 डिग्री। अब ये दाएं मुड़ा 45 डिग्री, तो इसका दायां इस तरफ होगा तो ये 45 डिग्री इसका इस तरफ घूम जाएगा, ठीक है। अब ये 45 डिग्री, क्योंकि ये 45 डिग्री आप कह रहे हो किस तरीके से मुड़ा, तो ये इस तरीके से 45 डिग्री एंगल हो गया इसका, ये 45 डिग्री एंगल हो गया, अपने पथ से इसका 45 डिग्री विचलन हो गया। अब आगे 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चला दिया, फिर वह उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ता है, उत्तर पश्चिम की ओर मुड़ा, उत्तर पश्चिम की ओर, ये भी 50 मीटर चला दिया, ठीक है।
और यानी कि यहाँ ये 90 डिग्री का इसने घुमाव लिया है 90 डिग्री, और फिर 50 मीटर चलता है, 50 मीटर चला है, फिर वह पश्चिम की ओर 50 मीटर चलता है, मुड़कर फिर वह पश्चिम की ओर 50 मीटर चला, पश्चिम की ओर चला गया, पश्चिम की ओर 50 मीटर चला, तो वह अपने प्रारंभ बिंदु से किस स्थान पर है। देखिए अब ये प्रारंभ बिंदु उसका ये था, प्रारंभ बिंदु से किस स्थान पे, तो पश्चिम दिशा में, तो उसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पश्चिम दिशा में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, नीचे दिए गए प्रश्न में एक श्रृंखला दी गई है, इसमें एक पद अज्ञात है, जिस दिए गए विकल्प में से आपको उस विकल्प का चयन करना है जो इस श्रृंखला का पूरा करेगा। देखिए एस आर, तो ये हो गया आपका 19 और ये हो गया 18, फिर ये हो गया 15 और ये हो गया 14। तो यहाँ देखिए 4 घटाए, इसमें भी 4 घटाए, माइनस के 4 हो रहे हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर आप 4 घटाएंगे, 15 में से 4 जाएंगे तो 11 बचेंगे, और 14 में से 4 गए 10 बचेंगे, तो आपका हो जाएगा के और जे, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन के जे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक बस चली तो उसमें निश्चित संख्या में कुछ यात्री बैठे हुए थे। मान लेते हैं बस के अंदर x संख्या में सवारी थे। पहले स्टॉप पर बस से आधे यात्री उतर गए, तो पहले स्टॉप पर आप बस से आधे यात्री उतर गए और उसमें 35 व्यक्ति और चढ़ गए, तो 35 व्यक्ति हमने चढ़ा दिया। अब ये बोल रहा है कि दूसरे स्टॉप पर 1/5 यात्री उतर गए। अब दूसरे स्टॉप पर अगर बात करें तो 1/5 यात्री उतरे हैं, तो ये x+2 + 35, हाँ इस तरीके से 1/5 यात्री उतर गए, और फिर बोल रहा है 40 यात्री चढ़ गए, तो 40 यात्री चढ़ गए, तो 40 यात्री जोड़ दिए हमने। अब इसके बाद में आपके ये बोल रहा है कि कुल आदमियों की संख्या कितनी हो जाती है, 80। आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, x/2 + 35 माइनस x/10 माइनस आपका हो जाएगा 7 प्लस का 40 बराबर 80। अब आप इसको सॉल्व करिए, देखिए x की वैल्यू इधर रख लेते हैं और बाकी की वैल्यू हटा देते हैं अपन, तो 35 और 40 आपके बचते हैं, यहाँ पर 35 और 40 हो जाते हैं आपके 75, माइनस 7 करेंगे और यहाँ 80 है, और ये वैल्यू आपकी है प्लस की, और यहाँ हो जाएगा आपका 10 एलसीएम लेके आप कर सकते हैं 5x, और ये माइनस का हो जाएगा आपका x, तो ये हो जाएगा 4x/10 = 80, माइनस के आपके बच जाएंगे यहाँ पर 68। अब आप जब करेंगे तो ये हो जाएगा 12 यहाँ बचेगा, 4x/10 हो जाएगा। अब इसको आप जब सॉल्व करेंगे आगे की साइड, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 4x/10 = 120 ये होगा, और ये यहाँ से ये हो जाएगा 4 × 12, और ये हो जाएगा 120, ये 30, तो ये आंसर हो जाएगा इसका, आपकी जो वैल्यू है इसमें आ जाएगा सी, आंसर बिल्कुल सही आंसर होगा सी ऑप्शन। 30 व्यक्ति इसके अंदर बस में प्रारंभ में चढ़े हुए। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, एक कारवां में 50 मुर्गी के अलावा 45 बकरियां और 8 ऊंट हैं, उनके कुछ रखवाले हैं। मान के चलते रखवालों की संख्या आपको दी नहीं रखी, तो x है। यदि कारवां में कुल जितने शेर हैं उनसे 224 पैर अधिक हों, तो बताइए कि रखवालों की संख्या कितनी होगी। तो आप इनके यहाँ पर देखिए पैर निकाल सकते हैं। 50 मुर्गी के 2 पैर होते हैं, 50 × 2 कर दिया, 45 बकरी के 4 पैर, तो 45 × 4 कर दिया, ऊंट के 4 पैर, तो 4 पैर कर दिया, 8 × 4 प्लस जो भी रखवाले हैं उनके 2 पैर होंगे, तो इसलिए 2x। ठीक है, एक वैल्यू तो आपकी, एक इक्वेशन यहाँ बन गई। और दूसरा है आपका, यदि कारवां में कुल जितने सिर हैं उनसे 224 पैर अधिक हों, तो सिरों की बात करते हैं। अब यहाँ पर ये आपके पैर निकाल दिए हमने। अब सिरों की बात करें तो 50 मुर्गी का एक सिर, 45 बकरियों के सिर, 8 ऊंटों के सिर, x आपके जो रखवाले हैं उनके सिर, और उसमें 224 अगर जोड़ दें तो ये वैल्यू आपस में बराबर हो जाएगी इक्वेशन। अब देखिए आप इसको कर सकते हैं सॉल्व, तो ये हो जाएगा x, क्योंकि x को हम इधर ले आएंगे तो ये x हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा टोटल आपका 327, ये टोटल बनेगा 327 माइनस, और इसका टोटल बनेगा आपका 312, तो ये बच जाएगा आपका x, और ये बचेंगे आपके 15, तो यानी कि रखवालों की संख्या कितनी हो जाएगी आपकी 15, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है, तो मतलब ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 5:7, और उनकी 18 वर्ष पहले उनकी आयु 8:13 थी, तो ये 18 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं, तो 8:13 थी। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 18 इंटू मैंने आपको बताया था कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसके आपके अंतर से, तो 13 - 8 बटे, आप इसको जब 5:7 है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, तो 8 × 7 = 56 और 13 × 5 = 65, तो 65 - 56 ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 18 × 5/9, और यहाँ कट जाएगा आपका ये 2, तो ये हो जाएगा 10। तो आप वर्तमान आयु की बात कर रहे हैं, वर्तमान आयु दे रखी थी, इनके अनुपात दे रखे थे 5:7, तो 10 का मल्टीप्लाई आप कर दीजिए, तो 5 × 10 करेंगे तो ये 50, और 7 × 10 करेंगे तो ये 70, तो 50:70, तो ये हो जाएगा ए
50 वर्ष और 70 वर्ष। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, यदि एक घड़ी प्रत्येक घंटे में 15 सेकंड आगे बढ़ जाती है, यदि उसे सोमवार दोपहर 1 बजे सही समय से मिलाया गया, तो वह बुधवार को सुबह 8 बजे क्या समय बताएगी। देखिए आप घंटे की बात करें, टोटल घंटे, तो आप मंडे को अगर बात करें, मंडे को 1 बजे 1 पीएम की बात कर रहे हैं, तो ट्यूसडे का 1 पीएम, तो ये जो होगा टोटल टाइम ये हो जाएगा 24 घंटे। फिर यहाँ से हम जाएंगे वेडनेसडे की, जो ट्यूसडे की रात होगी तो वेडनेसडे की मॉर्निंग होगी, तो यहाँ 1 AM तक की बात करते हैं तो ये होंगे 12 घंटे, और उसके बाद में 8 बजे तक की बात करते हैं AM में वेडनेसडे में, तो ये होंगे आपके 7 घंटे। तो आप इसको जब टोटल जोड़ेंगे तो 743 आवर्स हो जाएंगे आपके, और ये कह रहा है कि प्रत्येक घंटे में 15 सेकंड आगे बढ़ जाती है, तो 43 इंटू 15 बटे, आपको मिनट भी बनानी पड़ेगी तो 60 का भाग ले देंगे हम इसमें, तो 15 चौकू 60, और ये हो जाएगा 4 से 10 सही 3/4, तो 3/4 का मतलब होता है 45 सेकंड, ये हो जाएगा 45 सेकंड, तो ये 10 मिनट 45 सेकंड, तो 8 बजकर 10 मिनट 45 सेकंड ये टाइम बताएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसी पार्टी में 15 व्यक्ति उपस्थित होते हैं, पार्टी के अंत में प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिलाए तो कुल मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी होगी। देखिए 15 व्यक्ति उपस्थित हो रहे हैं, प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से हाथ मिला, तो 15 इंटू, तो इसका जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये इसका फॉर्मूला लगेगा, तो 15 इंटू 15 माइनस 1 डिवाइडेड बटे आपके 2, और ये हो जाएगा 15, और आपका 15 इंटू 15 माइनस 1 तो 14 बटे 2, 2 से ये भाग लगाया 7, तो ये 15 सत्ते 105, तो मिलाए गए हाथों की संख्या कितनी हो जाएगी 105, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन 105। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न जो दे रखा है, निम्नलिखित प्रश्न में एक या दो वक्तव्य दिए होंगे जिनमें से आगे दो निष्कर्ष मान्यताएं दे रखी है, आपको फर्स्ट या सेकंड निकाले गए, आपको विचार करना है कि वक्तव्य सत्य है, ये चाहे वह सामान्यतः ज्ञात जो भी आपके दिए हुए हैं उनसे ज्ञात प्रतीत हो तथ्यात्मक से आपका, तो इस तरीके की लाइन दी हुई है। फिर उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आपको निर्णय करना है कि दिए वक्तव्य कौन सा निश्चित रूप से सही निष्कर्ष मान्यता निकाली जा सकती है। ये बोल रहा है परीक्षा में फेल होने का कारण अनियमितता है, और दूसरा कथन दिया हुआ है कुछ नियमित विद्यार्थी परीक्षाओं में फेल होते हैं। अब ये निष्कर्ष बोल रहा है सभी फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित होते हैं, और दूसरा बोल रहा है सभी सफल होने वाले विद्यार्थी नियमित नहीं होते। तो देखिए ना तो पहला निष्कर्ष सही है इसका, और ना ही दूसरा निष्कर्ष सही है, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ना तो फर्स्ट ना ही सेकंड, क्योंकि ऐसा नहीं कह सकते कि हम सभी फेल होने वाले विद्यार्थी नियमित होंगे या फिर सभी सफल होने वाले विद्यार्थी में नियमित नहीं होंगे, तो ये बिल्कुल भी आपके निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है आपका, उस एकल अक्षर की पहचान करें जिससे निम्नलिखित शब्दों में से निकाले जाने से नए शब्द बनते हैं। अब देखिए यहाँ आप सबसे पहले तो कॉमन अल्फाबेट देखने चाहिए कि कॉमन अल्फाबेट कौन सा है सब में, तो यहाँ देखिए एम, इसमें एम है, इसमें भी एम है, एम है और एम है। अगर एम की बात करें, और अगले में अगर देखें तो आई, यहाँ आई कॉमन नहीं है। एन की बात करें, एन भी कॉमन नहीं। के की बात करें तो के भी कॉमन नहीं, क्योंकि अल्फाबेट एक ही अल्फाबेट निकाला जा सकता है जो सब में एक ही तरीके का अल्फाबेट होगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप करते हैं तो उसमें सबसे पहले आप कॉमन अल्फाबेट देखिए कौन कौन से कॉमन अल्फाबेट है, उनको निकालने के बाद में फिर आप देखिए कि कौन कौन से शब्द का बन सकते हैं। तो इसका आंसर अगर आप बात करते हैं तो एम से अगर निकालने के बाद में इससे बन जाएगा इंक, इससे बन जाएगा LAP लैप, और इससे बन जाएगा आपका TEAT, और इसके हो जाएगा आपका WAR वार। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 12 इंटू 7 बराबर 408, 9 इंटू 8 207 और 13 इंटू 7 क्या होगा। तो देखिए 12 7 84 होता है, अगर इसको हम उल्टा करके घुमा के रखें तो 408 लिख सकते हैं, 4 को इस तरफ लिख दिया और फिर बीच में 0 लगा दे, 408। 9 8 72 होता है, तो इसको आप देख लीजिए 72 72 होता है, तो 2 को पहले लिख दिया, फिर 0 लिख दिया, 7 लिख दिया। अब 13 7 91 होगा, तो 91 को हम ऐसे लिखते हैं 109, तो 109 इसका आंसर बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि दिनेश के पास 1996 का कैलेंडर है तो वह उसे दोबारा किस वर्ष उपयोग में ले सकता है। देखिए 1996 का कैलेंडर अगर दिनेश के पास है तो आप देखिए जब भी आप ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो एक तो आपका जो बैठता है कि आप जो आपको ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आप अंतर निकालिए, और ऑप्शन में अंतर अगर शून्य आ रहा है, किसी भी ऑप्शन का मिलाकर अंतर अगर शून्य आ रहा है तो वही कैलेंडर आपस में रिपीट हो रहा होगा, बिल्कुल समान कैलेंडर होंगे। जैसे 1996 है 2001 के बीच का अंतर अगर निकालते हैं तो इनके बीच में 5 साल का गैप होता है, और लीप ईयर की बात करें तो आपकी 2 साल लीप ईयर हो जाएंगे, क्योंकि 96 होगी, एक होगी आपकी 2000, तो ये 2 साल लीप ईयर होगी। तो 2001 के बारे में बात करते हैं, अंतर जो आ रहा है बिल्कुल 7 आ रहा है, लेकिन कैलेंडर की बात करें हम यहाँ पर जो 96 और 2001 के बारे में बात कर रहे हैं, देखिए 96 है लीप ईयर का कैलेंडर है,
और ये है आपका जो 2001 जो है, ये बिल्कुल सिंपल साधारण वर्ष का कैलेंडर है। तो आप देख सकते हैं ये तो कैलेंडर बिल्कुल समान नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर 29 फरवरी के बाद में कैलेंडर की डेट अलग हो जाएगी। अब आपको देखना है 2008 का भी नहीं हो सकता, क्योंकि आप अंतर अगर निकालते हैं तो इनके बीच का अंतर था 12, प्लस लीप ईयर की बात करते हैं तो ये 96 और 2000 तक 2, और फिर उसके बाद में आपकी 2001 के बारे में 2004 आ जाएगी एक, तो ये 12 और 3 15 होते हैं, तो इसलिए लीप ईयर समान, यहाँ पर बीच में अंतर जीरो नहीं आएगा। अब इसको बात करते हैं 2024, तो 1996 और 24 के बीच का अंतर होता है 28। लीप ईयर की बात करते हैं, इनके बीच में 7 लीप ईयर पड़ेंगे, 7 से भाग लगाएंगे, पूर्णतः विभाजन हो जाएगा, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक पार्टी में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति ने एक दूसरे को गिफ्ट दिया, यदि कुल वितरित गिफ्टों की संख्या 56 हो तो बताइए पार्टी में उपस्थित कुल व्यक्तियों की संख्या क्या होगी। देखिए n इंटू एन माइनस वन इक्वल टू कितना दे रखा है 56, यानी कि पार्टी में उपस्थित व्यक्ति कुल होंगे इतने। मान के चलते हैं, इसको आप वैसे भी समझ सकते हैं, अगर मान के चले अगर दो व्यक्ति किसी पार्टी में जा रहे हैं और दोनों गिफ्ट लेकर जा रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति जो है एक एक गिफ्ट कम लेके जाएगा, क्योंकि एक एक गिफ्ट लेके जाएगा। कुल गिफ्ट तो दो होंगे, लेकिन जो भी आदमी है वो एक एक गिफ्ट लेके जा रहा है। अगर तीन होंगे तो वो दो गिफ्ट लेके जाएगा, तो इसीलिए इसको आप देख सकते हैं, आप इसको ऐसे कर सकते हैं। तो n इंटू एन माइनस वन आप जब देखें तो 7×2 56 होता है, तो आप इसमें n की वैल्यू अगर 8 रख दी जाए तो ये हो जाएगा 7, 8 माइनस 1 करेंगे 7, तो ये हो जाएगा 56 के बराबर। तो इसका आंसर हो जाएगा 8 व्यक्ति पार्टी में उपस्थित हुए होंगे। अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है, एक मकबरा 50 साल से अधिक पुराना है जिसकी 2 वर्ष पहले आयु किसी संख्या के वर्ग के बराबर थी, और जबकि 2 वर्ष बाद वह किसी संख्या के घन के बराबर होगी। तो देखिए 2 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ऑप्शन से करके देखते हैं। 341 अगर बात करें तो ये होता है आपका 19 का स्क्वायर, और लेकिन ये 343 में 2 जोड़ते 345, ये किसी का घन नहीं होता। यहाँ 123 के बारे में बात करते हैं, तो ये 2 वर्ष पहले जाता है तो 121 वर्ष होगा, ये 11 का स्क्वायर है। लेकिन इसके बाद में अगर 2 वर्ष और जोड़ते हैं तो ये होगा 125, ये किसी वर्ष संख्या का घन है, तो ये 5 का घन है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। 54 का आंसर है सी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक परिवार में 2 पोते, 3 पिता, 1 परपोता तथा 2 दादा हो तो परिवार में कुल पुरुष सदस्यों की संख्या होगी। तो देखिए पुरुष सदस्यों की संख्या के बारे में बात कर रहा, तो आप देखिए यहाँ इस तरीके से पीढ़ी बना देता हूं मैं एक बार आपको समझाने के लिए। तो ये है, तो इस तरीके से बात करता हूं। तो सबसे पहले तो आप देखिए ये बोल रहा है एक परिवार में 2 पोते हैं, तो 2 पोतों के बारे में बात करते हैं। तो इसका पोता एक तो ये होगा, और एक कौन सा होगा आपका, इसका पोता एक ही होगा, तो 2 पोते हो गए। ठीक है, अब आगे देखते हैं। 3 पिता, तो एक पिता तो ये है, एक पिता ये है, और एक पिता ये है, क्योंकि ये इसके बच्चे का पिता है। ये वाला ये इसके का है, और ये वाला ये इसका है, तो ये हो जाएगा 3 पिता। ठीक है, अब आगे देखें। तो आगे जो बोल रहे हैं तो उसमें अगर आप बात करते हैं तो देखिए आगे बोल रहा है एक परपोता है, तो परपोता किसका हो गया, ये वाला परपोता ये हो जाएगा। किसका परपोता होगा, ये इसका परपोता होगा, तो एक परपोता। ठीक है, और आगे अगर बात कर रहा है तो 2 दादा, तो एक दादा तो ये है, और एक दादा कौन है, ये है, तो 2 दादा। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, परिवार में जो पुरुष सदस्यों की संख्या के बारे में बात करें, परिवार में पुरुष सदस्य 4, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन 4। आप इसको अगर बनाना चाहते हैं तो बना भी सकते हैं, जैसे ये बोल रहा है एक परिवार में 2 पोते, 3 पिता, 1 परपोता है, तो आप इसको अगर बनाते हैं तो देखिए 3 पिता, तो एक ये और एक ये, 3 पिता हो गए, ये आपके आपस में ये 2 पिता हो गए अभी, और एक पिता और बना दीजिए, बस ये आपका यहीं पे आपका ये सॉल्यूशन हो गया, 4 जने बन जाएंगे आपके, और इससे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 50 विद्यार्थियों के समूह में 12 विद्यार्थी कोई भी विषय को नहीं चुनते, 10 विद्यार्थी अंग्रेजी व साहित्य दोनों को पढ़ते हैं, जबकि साहित्य को 26 विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो बताइए केवल अंग्रेजी विषय में कितने विद्यार्थी हैं। देखिए 12 विद्यार्थी तो कोई भी विषय नहीं चुनते हैं, तो 50 माइनस 12, तो टोटल विद्यार्थी पढ़ने वाले हैं 38। अब उनको हम बात करें तो ये इस तरीके से है, और इसमें ये बोल रहा है कि भाई ये तो आपका हो गया इंग्लिश का, और ये हो गया आपका साहित्य का। ठीक है, तो ये साहित्य का हमने ऐसे शो कर दिया इसको। अब ये बोल रहा है 10 अंग्रेजी व साहित्य दोनों पढ़ते हैं, 10 विद्यार्थी जो कॉमन विद्यार्थी हैं 10 सबके लिए, तो ये 10 विद्यार्थी हो गए कॉमन। अब उसके बाद में ये बोल रहा है कि जबकि साहित्य को 26 विद्यार्थी पढ़ते हैं, अगर साहित्य को पढ़ने वाले 26 विद्यार्थी हैं, 10 तो ऑलरेडी है, तो 16 विद्यार्थी और होंगे, तो टोटल कितने हो गए साहित्य पढ़ने वाले 26 विद्यार्थी। अब बचे हुए कितने 38 में से 26 अगर घटा दें तो 12 विद्यार्थी, 12 विद्यार्थी केवल अंग्रेजी पढ़ने वाले, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, अंग्रेजी पढ़ने वाले कितने होंगे 12 विद्यार्थी। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, यदि किसी माह की 16वीं तारीख को तीसरा बुधवार हो तो बताइए चौथा शनिवार माह की किस तारीख पर होगा। तो देखिए तीसरा शनिवार ये बात कर रहा है,
तो आप 1 तारीख को चले जाए पहले हम, तो 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 7, ये 15, 17 का 7 का भाग लगाया तो एक शेष बचेगा, तो एक शेष बचा, तो तीसरा बुधवार ये बोल रहा है 16 तारीख का है। तो आप इसको देखिए, एक घटा दूं, पीछे की डेट में जा रहे हैं, तो 1 तारीख को जो पड़ रहा है वो मंगलवार पड़ रहा है, ठीक है। पहला शनिवार जो पड़ेगा, अब आप 1 से 7 तक जाए, और ये मंगलवार है तो ये सोमवार होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से 8, यहाँ पर 8 से चालू होगा और ये 15 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 से चालू होगा, ये 21 हो जाएगा, ठीक है। और इसी तरीके से अगर देखें तो ये 22 होगा और यहाँ हो जाएगा 28। अब आप ये देखिए, ये सोमवार है तो 27 को आपका रविवार होगा, 26 को क्या पड़ेगा आपका शनिवार, तो इसका आंसर हो जाएगा शनिवार 26 तारीख को पड़ेगा। तो सी आंसर बिल्कुल सही आंसर। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको कितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित विकल्पों में वह शब्द चुनिए जो शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। अल्टरनेटिव दिया हुआ है, अल्टरनेटिव में आपको देखना है कि यहाँ पर जो भी शब्द ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। तो देखिए अल्टरनेट, अल्टर की बात करें तो ALTER बन जाएगा, नेटिव NATIV ये भी शब्द है, अल्फाबेट है, TEN टी है, ई है और एन है, बिल्कुल है। नेशन की बात करें NATIO है, नेशनल की बात करें NATIO, तो ओ अल्फाबेट नहीं है इसमें, तो इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, बच्चों की एक कतार में लड़के एवं लड़कियां एकांतर रूप में, एकांतर रूप का मतलब होता है अल्टरनेट, तो एक लड़का एक लड़की, एक लड़का एक लड़की, लड़के एवं लड़कियां एकांतर रूप में खड़े हैं। तो यहाँ से हम जाते हैं तो 12वें नंबर की कान है लड़की है, ठीक है। और यहाँ से बोल रहा है 12वां बच्चा लड़की है, तो एवं दाएं से तीसरा बच्चा, अब दाएं से तीसरा बच्चे के बारे में बात करते हो तो बॉयज होगा, फिर ये गर्ल्स होगी, और यहाँ तीसरा बच्चा कौन हो गया, लड़का। तो ये आपका हो गया दाएं से तीसरा व्यक्ति। अब ये बोल रहा है कि इस कतार में न्यूनतम बच्चों की संख्या। अब न्यूनतम के लिए हम बात करते हैं कि मैक्सिमम में तो ये हो सकता है कि यहाँ बीच में आप कितने व्यक्तियों को बिठा सकते हैं, बच्चों को बिठा सकते हैं, ये मैक्सिमम होता है। लेकिन न्यूनतम की बात करें और इसी तरीके से हमको चलना है, अल्टरनेट ही चलना है, तो यहाँ अगर एक लड़का बिठा दिया जाए, यहाँ एक लड़का और बिठा दिया जाए, तो देखिए दाएं सिरे से तीसरा लड़का हो जाएगा, तीसरा लड़का दाएं सिरे से आपका जो बोला हुआ तीसरा बच्चा कौन है, लड़की है, तीसरा बच्चा कौन है, लड़का है। तो ये हो जाएगा पहला, दूसरा और ये तीसरा लड़का हो जाएगा, तो इसीलिए इसमें ये इसका नंबर हो जाएगा 13। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या न्यूनतम क्या होगी, सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा 13। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x प्रत्येक दिन में 5 मिनट लेट हो जाती है जबकि घड़ी y प्रत्येक दिन में 3 मिनट तेज हो जाती है। घड़ी जो है आपकी, जो x घड़ी है, ये 5 मिनट लेट होती है, y 3 मिनट तेज हो जाती है। ये तो माइनस है, ये प्लस है। अगर इन दोनों के बीच का गैप देखें तो इन दोनों के बीच का गैप होता है 8 मिनट का। एक दिन में कितने मिनट का, 8 मिनट का। यदि घड़ी x y की अपेक्षा 20 मिनट आगे हो तो घड़ी y को x की अपेक्षा 30 मिनट, यानी 20 मिनट तो ऑलरेडी आगे है, लेकिन 30 मिनट आगे, 10 मिनट और आगे होने में कितना टाइम लगेगा, कितने दिन लगेंगे। तो 10 मिनट, तो ये 8 का भाग लगाया सीधा, 8 मिनट कब में ले रही है, एक दिन में, तो 8 का भाग लगा दिया 10 मिनट में, तो ये हो जाएगा 1 सही 1/4 दिन। तो इसका आंसर होगा सी ऑप्शन, 1 सही 1/4 दिन में ये घड़ी 10 मिनट आगे और हो जाएगी। अगला प्रश्न है आपका। देखिए अब जो 61वें नंबर से जो क्वेश्चंस चालू हो रहे हैं, ये क्वेश्चंस है आपके इंडियन जीके के हैं, करंट अफेयर्स के हैं, जहां पर आपको जनरल साइंस भी देखने को मिलेगी, इकोनॉमिक्स भी देखने को मिलेगी, ये सारे क्वेश्चंस हैं। लेकिन ये क्वेश्चंस जो चलेंगे 95 तक क्वेश्चंस होंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल आंसर देखो को भी ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पे जाकर सर्च कर सकते हैं, ताकि हमारे जो पीडीएफ क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है हम वहां पर आपको मिल जाएगी। तो आगे देखिए, अगला प्रश्न है आपका, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज के तहत महिला जनधन खाता धारकों को अगले 3 महीनों के लिए प्रति माह कितने रुपए मिलेंगे। देखिए अभी जो चल रही है स्थिति कोरोना वायरस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, और उसमें जनधन खाता की बात कर रहे हैं। तो आगे के जो 3 महीने हैं जहां पर अभी बहुत ही स्थिति खराब चल रही है कोरोना वायरस की वजह से, तो प्रधानमंत्री ने गरीब कल्याण योजना पैकेज जो चालू किया उसके तहत अगले 3 महीने में 500 रुपए दिए जाएंगे अगले 3 महीने तक। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में 2019 बैलोन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बैलोन डी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, ये आपको बताना है। देखिए लियोनेल मेसी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया है 2019 में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, दरियाए नूर निम्नलिखित में से किसका नाम है। दरियाए नूर जो नाम है ये है भारत की गोलकोंडा खदान से उत्पन्न हुआ हीरा, उसका नाम है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न आपका,
भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है, ठीक है, अनुप्रेरित है। तो ये जो भारतीय संविधान का जो लक्षण है वो नीति निर्देश सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जो कि आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित है। भारत की जो संसदीय प्रणाली जो है वो इंग्लैंड से प्रभावित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इंग्लैंड से प्रभावित है। तो ये अगला प्रश्न है आपका, भारतीय संविधान का स्वरूप किस प्रकार का है। भारतीय संविधान का जो स्वरूप है वो है आपका संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, संरचना में संघात्मक, भावना में एकात्मक। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का संविधान मान्यता प्रदान करता है। संविधान किसको मान्यता प्रदान करता है, धार्मिक एवं भाषाई अल्पसंख्यकों को। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, भाषाई एवं अल्पसंख्यकों, भाषाई अल्पसंख्यकों को। अगला प्रश्न है, कोई व्यक्ति भारत के 3 अलग अलग राज्यों में स्थित रणथंभौर, गिर और बांदीपुर के एक राष्ट्रीय उद्यान देखना चाहता है। तो राष्ट्रीय उद्यान जो देखना चाहता है, तो इस संबंध में उसे निम्नलिखित में किस राज्य में जाने की आवश्यकता नहीं है। तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो ये आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुजरात जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये तीनों जो है गुजरात में नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, लक्षद्वीप समूह स्थित है। लक्षद्वीप आपको बताना है लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है, ये अरब सागर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, किस राज्य में चिपको आंदोलन प्रारंभ किया गया। देखिए, चिपको आंदोलन जो प्रारंभ किया गया था उत्तराखंड में प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर है बी ऑप्शन, उत्तराखंड। अगला प्रश्न है आपका, हिमालय का एक भाग जिसका नाम कलिंद है, वहां से कौन सी नदी निकलती है। देखिए, यमुना नदी जो है वो कलिंद से निकलती है। तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन, कलिंद से निकलती है यमुना नदी। अगला प्रश्न है आपका, भारत की किस नदी को व्रतगंगा कहा जाता है। भारत की जो व्रतगंगा है वो है आपकी गोदावरी नदी। तो इसका आंसर जो है सी ऑप्शन, गोदावरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो बनाया गया है वो महानदी पर बनाया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, महानदी पर। अगला प्रश्न है आपका, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए, सापेक्ष आर्द्रता को मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है उपकरण है वो हाइग्रोमीटर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, हाइग्रोमीटर। देखिए, अगला प्रश्न है, एनाटॉमी विज्ञान की एक शाखा है जिसमें अध्ययन किया जाता है। देखिए, एनाटॉमी में जो अध्ययन किया जाता है वो किया जाता है जानवरों एवं पौधों की संरचना पर। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, जानवरों एवं पौधों की संरचना पर। अगला प्रश्न है, थैलीसीमिया रोग के बारे में इसमें से कौन सा कथन सही है। थैलीसीमिया जो रोग है इसके बारे में अगर बात करें तो देखिए, थैलीसीमिया कोशिकाओं के डीएनए में उत्परिवर्तन के कारण होता है जो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। बिल्कुल सही बात है, ये बिल्कुल सही है, इसका आंसर यही होगा। थैलीसीमिया कोशिकाओं के डीएनए में उत्परिवर्तन के कारण होता है जो हीमोग्लोबिन बनाते हैं। इसमें और बाकी के ऑप्शन बिल्कुल गलत है। थैलीसीमिया का प्रकार जीन में उत्परिवर्तन की संख्या पर निर्भर नहीं करता। थैलीसीमिया में उच्च मात्रा में हीमोग्लोबिन और लाल रक्त कोशिकाएं एनीमिया का कारण बन सकती हैं। माइल्ड थैलीसीमिया में उपचार की आवश्यकता पड़ती है। ये बिल्कुल रॉन्ग है तीनों ऑप्शन। तो इसलिए ये ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि ये डीएनए में उत्परिवर्तन के कारण होता है और हीमोग्लोबिन बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रेडियो एक्टिवता की परिघटना की खोज की थी। परिघटना की जो खोज की थी वो की थी आपके बैकेरेल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा बैकेरेल। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक एसिड का क्या काम है। हाइड्रोलिक एसिड का क्या काम है। यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है। यह भोजन के साथ पेट में प्रवेश कर सकने वाले बैक्टीरिया को मारता है। तो देखिए, इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, पहला सही है, दूसरा सही है। तो देखिए, इसमें जो है ये यह पेप्सिन एंजाइम को प्रभावी बनाता है। बिल्कुल सही है ये हाइड्रोलिक एसिड का काम। और दूसरा है भोजन के साथ पेट में प्रवेश करने वाले बैक्टीरिया को मारता है। बिल्कुल सही है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही होंगे दोनों इसके। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। अगला प्रश्न है आपका, हिंद महासागर रिम एसोसिएशन बी द लेक्सी इंटर्नशिप कार्यक्रम किस व्यक्तित्व के सम्मान में शुरू किया जाएगा। देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये किया जाएगा आपका नेल्सन मंडेला के कार्य में। तो नेल्सन मंडेला के सम्मान में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न कर देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत संयुक्त अरब अमीरात भागीदारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। देखिए, भारत संयुक्त अरब अमीरात जो सम्मेलन किया गया था ये दुबई में आयोजित किया गया था। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, दुबई। अगला प्रश्न है आपका, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने एक 4 सदस्यीय समिति को गठित किया जो पोलावरम बांध में कचरा फेंकने के मुद्दे के बारे में रिपोर्ट करेगी। पोलावरम बांध किस राज्य में। पोलावरम बांध जो है वो आंध्र प्रदेश में है। तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, आप कितने क्वेश्चंस इसमें से आते हैं अभी तक आपको कमेंट करके हमें बताएं, और आपको वीडियो पसंद आ रहा है जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हमारे इसी तरीके के वीडियोस आपको मिलते रहे। नोटिफिकेशन के लिए आपको अपडेट नोटिफिकेशन आए तो इसीलिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल के दौरान नागरिकों की मदद करने के लिए किस राज्य ने टूरिस्ट पुलिस और सुरक्षा ऐप को लॉन्च किया। देखिए, अरुणाचल प्रदेश जो है यही भारत का राज्य था जिसने टूरिस्ट पुलिस और सुरक्षा ऐप को लॉन्च किया था। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 2 दिवसीय ज्ञान कुंभ का उद्घाटन कहाँ किया था? देखिए, ज्ञान कुंभ का उद्घाटन जो किया गया था वो किया गया था हरिद्वार में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, हरिद्वार। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच ब्रॉड गेज पर चलने वाली यात्री गाड़ी नेपाल, पहली यात्री गाड़ी नेपाल और भारत के किस राज्य के बीच चलेगी? देखिए, भारत का जो राज्य है वो है बिहार, बिहार से चलेगी ये और नेपाल में जाएगी। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा ने हाल ही में किस भारतीय मुक्केबाज पर लगाया गया 1 साल का प्रतिबंध हटा दिया है? देखिए, जो सुमित सागवान है मुक्केबाज, उनके ऊपर से ये प्रतिबंध हटाया, तो इसका आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, श्रीलंका के किस पूर्व प्रधानमंत्री के नेतृत्व में 2 मार्च 2020 को यूनाइटेड पीपुल फोर्स के नाम से एक नए राजनीतिक गठन की घोषणा की गई है? देखिए, जो राजनीतिक गठन की घोषणा जो की गई है वो की गई है सजित प्रेमदासा के द्वारा, सजित प्रेमदासा के द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। देखिए, वायुदाब में कमी के कारण ऐसा होता है, जो कि हवाई जहाज में अगर यात्रा कर रहे हैं तो पेन से स्याही निकलने लग जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, सूर्य में निरंतर ऊर्जा का सृजन किस कारण होता रहता है? देखिए, सूर्य में जो ऊर्जा का सृजन जो होता है वो होता है आपकी नाभिकीय संलयन की वजह से। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया की वजह से। तो अगला प्रश्न है आपका, पराश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्तियां होती है। देखिए, पराश्रव्य वे ध्वनियां जिनकी आवृत्तियां होती है, जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा, एच जेड से ज्यादा, हर्ट्ज से ज्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दुगुना मोटाई के कपड़े का एक परत से अधिक ऊष्मा आवरण प्रदान करती है, इसका कारण क्या है? देखिए, आपने देखा होगा सर्दियों में अगर 2 चादर ओढ़ ली जाए तो उनमें ठंड कम लगेगी, जबकि एक मोटे चादर को अगर ओढ़े तो उसमें ठंड लगेगी। तो इसका कारण है दोनों चादरों के बीच में जो है एयर का होना। तो इसका आंसर जो है दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में भारत को कितने रन से हराते हुए 5वीं बार टी20 महिला क्रिकेट? देखिए, महिला क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया भी विजेता रही थी वर्ल्ड कप में और टी20 महिला क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता। तो भारत को इसने हराया था 85 रन से। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 85 रन से। अगला प्रश्न है आपका, मानव पाचन तंत्र से जुड़ी ग्रंथियां, ग्लैंड्स का नाम बताइए। मानव पाचन तंत्र से जुड़ी जो ग्रंथियां हैं, एक तो आपकी यकृत है, ठीक है, एक आपका होता है अग्नाशय और एक होता है आपकी लाल ग्रंथि, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, लाल ग्रंथियां, यकृत और अग्नाशय, ये आपके इसमें मानव पाचन तंत्र में आती है। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से किस राजनीतिक दल का गठन डॉक्टर अंबेडकर ने नहीं किया? तो भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और दलित शोषित समाज संघर्ष समिति। देखिए, जो दलित शोषित समाज संघर्ष समिति थी, ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा नहीं गठित की गई थी। ये जो गठित की गई थी, इस पार्टी का जो सृजन किया था काशीराम ने किया था, काशीराम ने, ठीक है। तो काशीराम जी ने किया था इसका सृजन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। बाकी की तीनों पार्टियां डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा गठित की गई है। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, ये तीनों, इनका राजनीतिक दलों का गठन अंबेडकर ने किया था। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की थी? देखिए, प्रकाश के जो विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज जो की थी वो मैक्सवेल ने की थी। तो इसका आंसर जो है बी ऑप्शन, मैक्सवेल। अगला प्रश्न है आपका, महिलाओं को मताधिकार देने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? महिलाओं को मताधिकार देने वाला जो विश्व का प्रथम देश था वो न्यूजीलैंड था। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, न्यूजीलैंड। अब देखिए, यहाँ से इसके बाद में जो आपके क्वेश्चन है वो राजस्थान जीके के हैं और ये 140 तक चलेंगे, आपके 45 क्वेश्चन होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इसको शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन दबाना ना भूलें और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल आंसर देखो वो ज्वाइन जरूर करें ताकि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए। अगला प्रश्न है आपका, राठी व महेटा किस बोली की उपबोलियां है? राठी व महेटा जो है उपबोलियों के बारे में बात करते हैं, ये है मेवात, मेवाती जो बोली है उसकी उपबोली है राठी व महेटा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, रामलाल अली रजा हसन चित्रकार किस शैली के चित्रकार हैं? देखिए, ये जो है ये तीनों जो है बीकानेर शैली के चित्रकार हैं। तो इसका आंसर है डी ऑप्शन, बीकानेर चित्र शैली, ठीक है। अगला प्रश्न है, तेलिन का महल कौन से दुर्ग में है? देखिए, तेलिन का जो महल है ये फतेहपुर दुर्ग में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, फतेहपुर दुर्ग। अगला है, एकमात्र पठानी शैली में निर्मित दुर्ग है। देखिए, एकमात्र पठानी शैली में जो निर्मित दुर्ग जो है वो फतेहपुर दुर्ग है। तो इसका आंसर जो है डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, सुगन चिड़ी को किस लोक माता का स्वरूप माना जाता है? देखिए, आयड़ माता का ये लोक रूप स्वरूप माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयड़ माता। अगला प्रश्न है आपका, गुरुद्वारा बुड्ढा जोहड़ किस जिले में स्थित है? देखिए, बुड्ढा जोहड़ जो है ये आपकी श्री गंगानगर में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, श्री गंगानगर।
अगला प्रश्न है आपका, गोदामलानी तहसील किस जिले में स्थित है जहां केन एनर्जी कंपनी ने कच्चे तेल का विशाल भंडार खोज निकाला? देखिए कच्चे तेल का जो विशाल भंडार जो खोजा गया था वो बाड़मेर में खोजा गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ये गोदामलानी जो तहसील है ये बाड़मेर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बाबा रामदेव ने रुड़ीचा में कौन सा पंथ शुरू किया था? देखिए बाबा रामदेव ने जो पंथ शुरू किया था वो कामड़िया पंथ था, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कामड़िया पंथ। अगला प्रश्न है, पाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था? केसर कलमी पाबूजी की घोड़ी का नाम था, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, केसर कलमी। अगला प्रश्न है आपका, किस जाति के लोग करणी माता में सफेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं? देखिए जो चारण जाति के लोग हैं ये सफेद चूहों को अपना पूर्वज मानते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, राजपूतानी की एकमात्र रियासत जिसमें शिक्षा को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर रखा था, ये डूंगरपुर थी, इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, डूंगरपुर। जहां पर ये एकमात्र रियासत थी जिसने शिक्षा को पूर्णतः असंवैधानिक घोषित कर रखा था, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राजस्थान से प्राप्त शिलालेखों में कौन सा शिलालेख सबसे प्राचीनतम है? देखिए सबसे प्राचीनतम शिलालेख जो है बार्डली का शिलालेख है, बार्डली का लेख है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, स्वतंत्रता के पश्चात अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र की पृथक विधानसभा थी जिसका नाम था धरासभा। अजमेर मेरवाड़ा के प्रथम एवं एकमात्र मुख्यमंत्री कौन थे? जो प्रथम और एकमात्र मुख्यमंत्री थे वो इनके जो थे वो थे हरिभाऊ उपाध्याय, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, हरिभाऊ उपाध्याय। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान से अनुसूचित जाति की प्रथम महिला लोकसभा सदस्य है, प्रथम महिला लोकसभा सदस्य जो थी वो थी श्रीमती सुशीला बंगारू, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, श्रीमती सुशीला बंगारू। अगला प्रश्न है, राजस्थान से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य है रामनिवास मिर्घा, जो राजस्थान से सर्वाधिक बार निर्वाचित राज्यसभा सदस्य है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं, देखिए राजस्थान के जो निर्माता माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया को माना जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मोहनलाल सुखाड़िया। देखिए अगला प्रश्न है, कौन सी सभ्यता तीन युगों की संस्कृति का त्रिवेणी संगम कहलाती है? ये जो सभ्यता है वो है बैराट सभ्यता, बैराट। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बैराट की सभ्यता जो कहलाती है तीन युगों की संस्कृति का त्रिवेणी संगम कहलाती है। ये अगला प्रश्न है, राजस्थान राज्य विधानसभा में सदस्य संख्या किस वर्ष बढ़ाकर 200 की गई? देखिए 200 जो की गई थी वो की गई थी 1977 में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन 1977। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान गठन के बाद एक समय ऐसा आया जब यहाँ की लोकप्रिय सरकार हीरालाल शास्त्री मंत्रिमंडल के त्यागपत्र देने के बाद एक आईसीएस अधिकारी को सरकार का मुखिया बनाया गया। वह आईसीएस अधिकारी थे, देखिए आईसीएस अधिकारी जो थे वो थे आपके श्री एस वेंकटाचार्य, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, श्री सी एस वेंकटाचार्य जो आईसीएस थे, तो इन्होंने इसका कार्यभार संभाला था, तो इसका आंसर सी ऑप्शन। अगला प्रश्न, राजसमंद झील की पाल पर किस देवी की का मंदिर स्थित है? देखिए राजसमंद झील की जो पाल है इस पर घेवर माता का जो मंदिर है वो स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, घेवर माता। अगला प्रश्न है आपका, प्राकृतिक गैस आधारित ऊर्जा परियोजना किस स्थान पर है? देखिए प्राकृतिक गैस आधारित जो ऊर्जा परियोजना है ये आपकी है रामगढ़ जैसलमेर में, तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रामगढ़ जैसलमेर। अगला प्रश्न, राजस्थान के कपास उत्पादक दो प्रमुख जिले हैं, उत्पादक जो दो प्रमुख जिले जो है वो है श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, श्रीगंगानगर में हनुमानगढ़। अगला प्रश्न है, बीकानेर का वह शासक जिसने ब्रिटिश सरकार की सहायता के लिए 800 ऊंटों की सैनिक टुकड़ी काबुल भेजी थी? देखिए जो महाराजा थे वो बीकानेर का वह शासक था वो डूंगर सिंह था जिसने ब्रिटिश सरकारी सहायता के लिए 800 ऊंटों की सैनिक टुकड़ी भेजी थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जलेबी गुच्छा नामक आभूषण कहाँ प्रचलित है? देखिए जलेबी गुच्छा आभूषण जो है ये आपका शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, लूनी की एकमात्र सहायक नदी जो अरावली से नहीं निकलती, देखिए अरावली से जो नहीं निकलती वो जोजड़ी नहीं निकलती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, राज्य में रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना कहाँ की गई? देखिए रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर की स्थापना की गई जोधपुर में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, जोधपुर। अगला प्रश्न है, माधो सागर बांध किस जिले में? माधो सागर बांध जो है ये आपका है दौसा जिले में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, माधो सागर बांध दौसा जिले में। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान को रंग श्रीद्वीप नाम किसने दिया? देखिए रंग श्रीद्वीप जो नाम दिया था ये थे सीवी रमन ने, तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, सीवी रमन। देखिए अगला प्रश्न है, शुष्क वन अनुसंधान संस्था आफरी कहाँ स्थित है? आफरी जो स्थित है वो है आपकी जोधपुर में, तो इसका आंसर हो जाएगा डी सी ऑप्शन, जोधपुर। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति की संस्तुति करने वाली समिति थी। देखिए जो त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति थी इसकी जो संस्तुति करने वाली जो समिति थी वो थी आपकी बी आर मेहता समिति, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बी आर मेहता समिति। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में कौन से क्षेत्र में चैत्र शुक्ल पंचमी को गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? देखिए नाथ द्वारा में गुलाबी गणगौर मनाई जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चैत्र शुक्ल पंचमी को मनाई जाती है ये
गुलाबी गणगौर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका, देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान का चरी नृत्य किस समाज की महिला द्वारा किया जाता है? देखिए जो चरी नृत्य है ये किया जाता है गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है, राजस्थान में विद्युत विकास हेतु राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की स्थापना कब की गई? राजस्थान राज्य विद्युत मंडल की जो स्थापना की गई थी 1 जुलाई 1957 को की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 1 जुलाई 1957। अगला प्रश्न है, राजस्थान सहकारिता क्षेत्र में किसान साख पत्र वितरित करने वाला देश कौन सा राज्य है? देश का कौन सा राज्य है? राजस्थान देश में कौन सा राज्य है किसान साख पत्र वितरित करने वाला? तो इसमें ये पहला राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, पहला राज्य। अगला प्रश्न है आपका, नेफेड द्वारा कहाँ पर राज्य के सरकार सहकारी क्षेत्र के पहले जीवाणु खाद के कारखाने की स्थापना की गई? देखिए जीवाणु खाद के जो कारखाने की स्थापना की गई थी ये भरतपुर में की गई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, भरतपुर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिश पर जौहड़ बीकानेर में राष्ट्रीय उष्ण अनुसंधान संस्थान कब स्थापित किया गया? देखिए उष्ण अनुसंधान संस्थान जो स्थापित की गई थी ये की गई थी आपकी 5 जुलाई 1984 को, 5 जुलाई 1984। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 5 जुलाई 1984। अगला प्रश्न देखते हैं, विदेशी मेढ़े तैयार करने हेतु प्रजनन केंद्र किन किन स्थानों पर खोले गए? देखिए विदेशी मेढ़े जो तैयार करने के लिए प्रजनन केंद्र जो खेले गए तो जयपुर, भीलवाड़ा, झुंझुनू और चूरू में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन, भीलवाड़ा, झुंझुनू, चूरू, जयपुर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, पहली बार नस्ल के आधार पर राज्य में 18वीं पशु गणना कब की गई? पहली बार जो नस्ल के आधार पर जो 18वीं पशु गणना की गई थी वो गई थी 15 अक्टूबर 2007 में। तो इसका आंसर हो जाएगा 2007 में। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 15 अक्टूबर 2007। अगला प्रश्न है, राज्यों में चूजों की मांग की आपूर्ति बनाए रखने हेतु राज्य के कुट कुट कुक्कुटशाला कहाँ कार्यरत है? कुक्कुटशाला जो कार्यरत है वो है आपकी जयपुर में कार्यरत है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, जयपुर। देखिए अगला प्रश्न है, शेखावाटी की कलात्मक हवेलियों की देशी विदेशी पर्यटक को सैर कराने हेतु उत्तरी पश्चिमी रेलवे द्वारा मीटर गेज पर पुराने भाप के इंजन चलाने वाली 2003 में प्रारंभ की गई पर्यटन रेलगाड़ी है। पर्यटन रेलगाड़ी कौन सी है? ये है आपकी फेरी एक्सप्रेस। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फेरी एक्सप्रेस, जो कि ये शेखावाटी कलात्मक हवेलियों को दर्शन कराने के लिए है फेरी एक्सप्रेस। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने किस मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? देखिए ब्रह्मा मंदिर जो है पुष्कर में, इसको राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया, राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्रह्मा मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं, राज्य में पर्यटन से संबंधित गति और गतिविधियों हेतु मारा मरा संशोधन का विकास करने एवं पर्यटन से संबंधित नवीनतम जानकारी उपलब्ध कराने हेतु राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एवं ट्रैवल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ एवं कब की गई? देखिए राजस्थान टूरिज्म इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज्म एंड ट्रैवल मैनेजमेंट की स्थापना जो की गई थी ये जयपुर में की गई थी। तो और ये जो सन था 29 अक्टूबर 1996 को की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 29 अक्टूबर 1996। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक पिछड़ी जाति होने के कारण भारत सरकार ने राज्य की किस जनजाति को आदिम जनजाति समूह की सूची में रखा है? देखिए सहरिया जनजाति को आदिम जनजाति की सूची में रखा गया है, जो कि भारत सरकार ने रखा है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न, आदिवासियों का हरिद्वार कौन से तीर्थ को कहा जाता है? देखिए आदिवासियों का जो हरिद्वार है वो मातृकुंडिया चित्तौड़ में है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, मातृकुंडिया चित्तौड़। अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित पुस्तक माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया किस की रचना है? पंचायती राज जो व्यवस्था है इससे संबंधित जो माई पिक्चर ऑफ फ्री इंडिया ये थी आपकी महात्मा गांधी की। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, महात्मा गांधी की संरचना थी, रचना थी। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अब आगे आपके जो 10 क्वेश्चन है, शेष जो रिमेनिंग जो 10 क्वेश्चन है ये आपके हैं महिला व बाल अपराध से संबंधित है। अगर आपको वीडियो हमारा पसंद आ रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से आगे के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो इसीलिए आप नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाएं और हमारा टेलीग्राम चैनल आंसर देखो भी जरूर ज्वाइन करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और उनसे भी पूछें कितने प्रश्न आपको आते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। देखिए पहला जो प्रश्न दिया हुआ 141वें नंबर का महिला बाल अपराध उससे रिलेटेड, तो बाल श्रम नीति का गठन कब किया गया? देखिए बाल श्रम नीति का जो गठन किया गया था ये किया गया था 1987 में। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1987। अगला प्रश्न है, बलात् संघ की परिभाषा कौन सी धारा में है? देखिए बलात् संघ ये शब्द है, ये बलात्कार, उसी को हटाकर ये बलात् संघ की परिभाषा जो है ये कौन सी धारा में दी गई है? ये दी गई है 375 धारा में। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 375।
अगला प्रश्न है, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? देखिए 2012 में पोक्सो एक्ट, लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कहलाता है पोक्सो एक्ट। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 2012 में ये जो वर्ष में पारित किया गया था 2012। अगला प्रश्न देखते हैं, दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राजस्थान देश का कौन सा राज्य है? देश का, देखिए ये दुष्कर्म करने वाला, जो दुष्कर्म के लिए फांसी की सजा का प्रावधान करने वाला राजस्थान देश का दूसरा राज्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। जबकि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश जो है ये पहला राज्य है भारत देश का कि जिसने दिसंबर 2017 में इसको पारित कर दिया था, और उसके बाद में राजस्थान राज्य था जो दूसरे नंबर पे है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं, पोक्सो एक्ट के तहत बालकों के साथ होने वाले लैंगिक अपराध से जुड़े मामलों को किस अवधि में कोर्ट के निर्देश के अनुसार निपटाना अनिवार्य है? देखिए कोर्ट के निर्देशानुसार अगर बात करें तो ये 1 वर्ष के भीतर आपको निपटाना अनिवार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल के बलात्कार शब्द की जगह यौन अपराध या बाल बलात्संग शब्द के इस्तेमाल की अनुमति कब दी गई? देखिए इसकी जो अनुमति दी गई थी 19 जुलाई 2012 को दी गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 19 जुलाई 2012। अगला प्रश्न है आपका, हिंदू विवाहित महिलाओं के भरण पोषण का अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए 1946 में इसका अधिनियम पारित किया गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1946। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट में भर्ती के लिए विवाह योग्य उम्र कितनी निर्धारित की गई? देखिए शारदा एक्ट में भर्ती के लिए जो विवाह योग्य उम्र थी वो थी 14 वर्ष। तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, बलात्संग के लिए मृत्युदंड का प्रावधान यदि स्त्री की आयु अगर 12 वर्ष से कम है तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 12 वर्ष से कम है तो उसको मृत्युदंड का प्रावधान है बलात्संग के लिए। अगला प्रश्न है आपका, भारतीय दंड संहिता संशोधित अधिनियम 2018 में भारतीय साक्ष्य संशोधन अधिनियम में संशोधन किया गया। पहला ऑप्शन है आपको, बलात्कार पीड़िता को यदि अस्थायी या स्थायी रूप से मानसिक या शारीरिक अक्षम हो जाती है तो वह अपना बयान दुभाषियों या विशेष एजुकेटर की मदद से न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अपना बयान दर्ज कराने की अनुमति दी गई है। यह अधिनियम संशोधित भारतीय दंड संहिता का एक अंग है। और दोनों कथन गलत है, दोनों कथन सही है। ये दोनों कथन बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, दोनों कथन बिल्कुल सही है। धन्यवाद दोस्तों, ये था आपके लिए कांस्टेबल का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो जो कि कांस्टेबल मॉक टेस्ट 5th है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, शेयर करें वीडियो को, और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो जरूर कमेंट करके हम बताएं कि कितने क्वेश्चंस आपको इसमें से आते थे। धन्यवाद।